चलिए हम देखते हैं साइंस के एनसीईआरटी क्लास 6 के 8 चैप्टर है शरीर में गति हमें देखना है। तो इसमें हम देखेंगे मानव शरीर एवं इसकी गतियाँ देखते हैं। तो इसमें हम देखेंगे तो क्या हम अपने शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा पाते हैं जहाँ पर दो हिस्से एक दूसरे जुड़ी है। उदाहरण के लिए कोहनी, कंधा अथवा गर्दन। क्या आप ऐसे कुछ अन्य भागों के नाम बता सकते हैं? इन स्थानों की संधि कहते हैं। यदि हमारे शरीर में कोई संधि नहीं होती तो आपके विचार में क्या हमारे लिए किसी भी प्रकार की गति करना संभव होता है? वास्तव में इन संधियों को कौन सी वस्तु परस्पर बांधती है? अपनी उंगली द्वारा अपने सिर, चेहरे, गर्दन, नाक, कान, कंधे के पीछे, हाथ, पैर, उंगली एवं अनुपादांगुलियों को दबाइए। क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ है कि आपकी उंगली किसी कठोर वस्तु को दबा रही है? ये कठोर संरचना अस्थियां हैं। अपने शरीर के अन्य भागों में इस प्रक्रिया को दोहराइए और इतनी सारी अस्थियां। जब अस्थियों को नहीं मोड़ा जा सकता तब अपनी कोहनी को कैसे मोड़ ले सकते हैं? हाथ के ऊपरी हिस्से से लेकर कलाई तक एक ही लंबी अस्थियां नहीं होती। वास्तव में अनेक अस्थियां कोहनी तक जुड़ी रहती है। इस प्रकार हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से में अनेक अस्थियां हैं। हम अपने शरीर को कैसे उसी स्थान पर हिला या झुका नहीं सकते जहां से अस्थियां एक दूसरे से मिलती हैं। विभिन्न गतिविधियों एवं विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए हमारे शरीर में अनेक प्रकार की संधियां होती है। आइए उनमें से कुछ के बारे में हम देखेंगे। तो कंदूक खलिका संधि देखते हैं। और इसमें हम धूराग्र संधि देखते हैं। तो गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि धूराग्र संधि है और इसके द्वारा सिर को आगे पीछे या दाएं बाएं घुमा सकते हैं। इन गतियों को करने का प्रयास कीजिए और यह गति हमारे हाथ की उस गति से किस प्रकार भिन्न है जिससे कंदूक खलिका संधि द्वारा हाथ को पूर्णतः वृत्ताकार रूप में घुमा सकते हैं। धूराग्र संधि में बेलनाकार अस्थि का एक छल्ले में घुमाती है। हिज संधि क्या है? तो घर के किसी दरवाजे को बार बार खोलिए और बंद कीजिए। इसके कब्जों को ध्यानपूर्वक देखिए। यह कब्जे को आगे और पीछे की ओर खोलने देती है, उसे ही कहते हैं। फिर हम अचल संधि देखते हैं। तो हमारे सिर के अस्थियों के बीच के कुछ संधियां उन संधियों से भिन्न है जिनका चर्चा हमने अब तक की है। ये अस्थियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती। ऐसी संधियों को अचल संधि कहते हैं। जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो आप अपने निचले जबड़े को सिर से दूर ले जाते हैं और जब अपने ऊपरी जबड़े को हिलाने का प्रयास करते हैं तो क्या आप इससे गति दे पाते हैं? ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य अचल संधि है। हमने केवल कुछ संधियों की ही चर्चा की जो हमारी अस्थियों को एक दूसरे से जोड़ती है। हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को विभिन्न आकृति कौन प्रदान करता है? यदि आप एक गुड़िया बनाना चाहते हैं तो आप पहले क्या बनाएंगे? संभवतः गुड़िया को एक आकृति प्रदान करने के लिए आप एक ढांचा देंगे। आप ऐसे ही करेंगे? आप ऐसा नहीं करेंगे। हमारे शरीर के सभी अस्थियां ठीक इसी प्रकार शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण करती है। इस ढांचे को कंकाल कहते हैं। हम कैसे जानते हैं कि यह मानव कंकाल की आकृति है? हम शरीर के विभिन्न अस्थियों की आकृति के विषय में किस प्रकार जान पाते हैं? शरीर के कुछ अंगों में मौजूद अस्थियों और उनकी संख्या तथा आकृति के बारे में हमें तब पता चलता है जब हम उनका अनुभव करते हैं। एक्सरे चित्र से हमें शरीर की सभी कठोर अस्थियों की आकृति का पता चलता है। क्या कभी आपका अथवा आपके परिवार के किसी सदस्य का एक्सरे हुआ है? कई बार चोट लगने पर चिकित्सक एक्सरे करवाते हैं जिससे उन्हें अस्थियों की कुछ संभावित क्षति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। एक्सरे चित्र से हमें शरीर की अस्थियों की आकृति का पता चलता है। अपने हाथ के अग्र एवं ऊपरी भाग तथा पैर के निचले एवं ऊपरी भाग की अस्थियों का अनुभव कीजिए और प्रत्येक अंग की अस्थियों की संख्या का पता लगाइए। अपने घुटने और कोहनी की अस्थियों का ठीक इसी प्रकार अनुभव करें और एक्सरे के चित्र से
तुलना कर प्रत्येक भाग में अस्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अपनी उंगलियों को मोड़िए। क्या आप उन्हें प्रत्येक संधि स्थल पर मोड़ सकते हैं? आपके माध्यम से कितनी अस्थियां हैं? आपकी मध्यमा में कितनी अस्थियां हैं? आपकी हथेली के पीछे भाग का स्पर्श करके अनुभव कीजिए। क्या इसमें अनेक अस्थियां हैं? क्या आपकी कलाई लचीली है? यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी है जिन्हें कार्पेल कहते हैं। यदि इनमें मात्र एक ही अस्थियां होती तो क्या होता? यहाँ एक क्रियाकलाप से हम समझ सकते हैं। गहरी सांस भरकर इसे कुछ समय तक रुके रहें और अपने वक्ष एवं पीठ को हल्के से दबा कर अपनी अस्थियों का अनुभव कीजिए। जितनी पसलियों यानी वक्ष की अस्थियां को आप गिन सकते हैं गिन लीजिए और वक्ष की अस्थियों की तुलना अपने उपयुक्त अनुभव से कीजिए। हम देखते हैं कि इन पसलियां विशेष रूप से मुड़ी हुई हैं और वे वक्ष की अस्थियां एवं मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना करती है और इस शंकु रूपी बक्से को पसली पिंजर कहते हैं। वक्ष के दोनों तरफ 12 पसलियां होती है। हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग इसमें सुरक्षित रहते हैं। अपने कुछ मित्रों को अब बिना घुटने मोड़े झुककर अपने पांव के उंगलियों छूने को कहिए और क्या यह चिकनी समतल अथवा अखंड है? अपनी उंगलियों को अपने मित्र की गर्दन से प्रारंभ करके उनकी पीठ पर नीचे की ओर लाइए और आपके द्वारा अनुभव की गई इस संरचना मेरुदंड है और यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना है जिसे कशेरुका कहते हैं। मेरुदंड 33 केशुरुकाओं का बना होता है और पसली पिंजर के वक्ष क्षेत्र की उन अस्थियों से जुड़ा है। यदि मेरुदंड केवल एक ही अस्थि का बना होता तो क्या आपका मित्र इस प्रकार नीचे झुक सकता? अपने मित्र को खड़े होकर हाथों से किसी दीवार को दबाकर धक्का देने के लिए कहिए और उससे कहिए कि वह अपने हाथों से दीवार पर धक्का लगाने का प्रयास करें। क्या आपको उसके कंधे के समीप 2 उभरी हुई अस्थियां दिखाई देती है? उन्हें कंधे की अस्थियां कहते हैं और यह संरचना श्रेणी अस्थियां ये दिया गया है। चित्र 8.13 में दिया गया है। ये चित्र श्रेणी अस्थियां है। तो इस चित्र को हम ध्यान से देख सकते हैं। यह संरचना श्रोणी अस्थियां है और यह बक्सा के सामने एक बक्सा के समान एक ऐसी संरचना बनाती है जो आप के आमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करती है। यह कूल्हे वाला वह हिस्सा है जिसके सहारे आप बैठते हैं। आपकी खोपड़ी अनेक अस्थियों के एक दूसरे से जोड़ने से बनी है और यह हमारे शरीर के अति महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क और परिबद्ध करके आपकी उसकी सुरक्षा करती है। हमने अपने कंकाल की बहुत सी अस्थियों तथा संधियों के बारे में चर्चा की है। कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी है जो हड्डियों जितने कठोर नहीं होते और जिन्हें मोड़ा जा सकता है। उन्हें उपास्थि कहते हैं। अपने कान को स्पर्श कीजिए। क्या आप किसी कठोर अस्थि भाग का अनुभव करते हैं जिसे मोड़ा जा सके? ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कोई अस्थि नहीं है। क्या आपको अंगुलियों के बीच दबाने पर अनुकर्ण पहाड़ी एवं उसके ऊपर के हिस्से का कोई अंतर महसूस हुआ है? क्या आपको ऐसा लगा कि एक कान का ऊपरी भाग उतना लचीला नहीं है जितना कि हमारे कर्णपाली, परंतु यह अस्थि जैसे कठोर भी नहीं है? ये उपास्थि है। वह शरीर की संधियों में भी उपास्थि पाई जाती है। हमने देखा कि मानव कंकाल अनेक अस्थियों संधियों एवं उपास्थियों से मिलकर बना है। आप उनमें से बहुत को देख सकते हैं, मोड़ सकते हैं अथवा गति दे सकते हैं। अपनी नोटबुक में कंकाल का स्वच्छ आलेख बना सकते हैं। हमने अपने शरीर की उन अस्थियां एवं उनकी संधियों के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली है जो विभिन्न प्रकार की गति करने में हमारी सहायता करती है। अस्थियों को इस प्रकार की गति करने योग्य बनाता है। आइए इसका पता लगाते हैं। तो अपने एक हाथ की मुट्ठी बनाइए और मुट्ठी के अंगूठे से इसी बाजू के कंधे को छूने का प्रयास कीजिए।
क्या आप अपनी ऊपरी भुजा में कुछ परिवर्तन अनुभव करते हैं? और दूसरे हाथ से इसे छू कर देखिए। क्या आपको कोई उभरा हुआ भाग दिखाई देता है? इसे पेशी कहते हैं। संकुचित यानी लंबाई में कमी। संकुचित होने के कारण पेशियां उभर आती है। और आप अपने हाथ को पूर्णतः सामान्य स्थिति में लाइए। पेशियों का क्या होता है? क्या यह अभी भी संकुचित अवस्था में है? चलते अथवा भागते समय आप अपने पैर की पेशियों में भी इसी प्रकार का संकुचन देख सकते हैं। संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है और यह अस्थि को खींचती है। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। जब दो पेशियों में से कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थि उस दिशा में खींच जाती है। युगल की दूसरी पेशी शिथिल यानी लंबाई से बढ़कर पतली हो जाती है तो शिथिल अवस्था में आ जाती है। और अस्थि को विपरीत दिशा गति करने के लिए अब शिथिल पेशी सिकुड़ कर अस्थि को अपनी पूर्व स्थिति में खींचती है, जबकि पहली पेशी अब शिथिल हो जाती है। पेशी केवल खींच सकती है, वह धक्का नहीं दे सकती। अतः एक अस्थि को गति देने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। क्या गति के लिए हमेशा अस्थियों एवं पेशियों की आवश्यकता होती है? दूसरे जंतु किस प्रकार चलते हैं और क्या सभी जंतुओं में अस्थियां पाई जाती है? केंचुए अथवा घोघे में क्या होता है? आइए कुछ जंतुओं की गतियों का अध्ययन करते हैं। तो जंतुओं की चाल में पहले हम केंचुआ देखेंगे। तो क्रियाकलाप से देखते हैं। बगीचे में चलते हुए एक केंचुआ का निरीक्षण कीजिए और इससे पकड़ कर एक स्याही शोक यानी फिल्टर पेपर पर रखिए और इसकी गति का परीक्षण कीजिए। इसके पश्चात केंचुए को एक कांच की पट्टी, टुकड़े, टाइल अथवा किसी चिकनी सतह पर रखिए तथा इसकी गति का परीक्षण कीजिए। क्या यह गति पेपर पर केंचुए की गति से भिन्न है? ऊपर की दो सतह में से किस पर केंचुआ आसानी से चल सकता है? केंचुआ का शरीर एक सिर को दूसरे से सटाकर रखे गए अनेक छल्लों से बना प्रतीत होता है। और केंचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती, परंतु इसमें पेशियां होती हैं जो इसके शरीर के घटने और बढ़ने की सहायता करते हैं। चलने के दौरान केंचुआ अपने शरीर के पश्च भाग को भूमि में रगड़े रहता है तथा अग्रभाग को फैलाता है। इसके बाद वह अग्रभाग से भूमि को पकड़ता है तथा पश्च भाग को स्वतंत्र रख देता है। इसके पश्चात यह शरीर को संकुचित करता है तथा पश्च भाग को आगे की ओर खींचता है। इससे वह कुछ दूरी तक आगे बढ़ता है और केंचुआ इस प्रक्रिया को बार बार दोहराते हुए मिट्टी पर आगे बढ़ता है। इसके शरीर में चिकनी पदार्थ होते हैं जो इसके चलने में सहायता प्रदान करते हैं। यह अपने शरीर के हिस्से को वो जमीन से किस प्रकार टिकाता है? इसके शरीर में छोटे छोटे अनेक शुक यानी बाल जैसी आकृति होती है। ये शुक पेशियों से जुड़े होते हैं और ये शुक मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत बनाती है। केंचुआ वास्तव में अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है और इसका शरीर अनपचे पदार्थ को बाहर निकाल देता है और केंचुआ द्वारा किया गया यह कार्य मिट्टी को उपजाऊ बना देता है और जिससे पौधे को फायदा होता है। घोंघा देखे तो किसी बगीचे में एक घोंघे का अवलोकन कीजिए। क्या आपने इसकी पीठ पर गोल संरचना देखी है? देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसके कवच, इससे हम कवच कहते हैं और यह घोंघे का बाह्य कंकाल है और परंतु यह अस्थियों का बना नहीं होता है। यह कवच एकक होता है और यह घोंघे को चलने में कोई सहायता नहीं करता। यह घोंघे के साथ खींचा जाता है। घोंघे को कांच की पट्टिका पर रखकर इसका परीक्षण कीजिए। जब यह चलना प्रारंभ करे तो सावधानी से कांच की पट्टिका को अपने हाथों से अपने सिर से उठाकर कांच के नीचे की ओर उसके चलने के ढंग का परीक्षण कीजिए। कवच का छेद खुलने पर अपने शरीर एक मोटी मांसल संरचना एवं सिर बाहर आते देखा है और मोटी संरचना इसका
पाद यानी पैर है जो दृढ़ पेशिया का बना होता है। और सावधानी पूर्वक कांच की प्लेट को एक और थोड़ा सा सुकराइए और अनुपाद यानी पैर की लहरदार गति दिखाई देती है। क्या यह घोगे की गति केंचुए की गति से तीव्र अथवा धीमी है? फिर हम तिलचट्टा को देख सकते हैं। तो किसी कॉकरोच का परीक्षण कर सकते हैं। तो तिलचट्टा जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है और वायु में उड़ता है। इनमें 3 जोड़ी पैर होते हैं जो चलने में सहायता करते हैं। इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। यह बाह्य कंकाल विभिन्न एकाकों की परस्पर संधियों द्वारा बनता है, जिसके कारण गति ही संभव हो पाती है। वक्ष के 2 जोड़े पंख की होती है और अगले पैर संकरे और पिछले पैर चौड़ी एवं बहुत पतले होते हैं। तिलचट्टे में विशिष्ट पेशियाँ होती हैं। पैर की पेशियाँ उन्हें चलने में सहायता करती है। वक्ष की पेशियाँ तिलचट्टे के उड़ने के समय उसके पैरों को गति देती है। पक्षी के बारे में हम अगर देखें, पक्षी हवा में उड़ती है तथा भूमि पर चलते हैं। बतख तथा हंस जैसे कुछ पक्षी जल में भी तैरते हैं। और पक्षी इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूल होता है। उनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होता है, जिनके कारण उनकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती हैं। पश्चानुपाद यानी पैरों की अस्थियां चलने एवं बैठने के लिए अनुकूलित होती है। अग्रपाद की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती है। कंधे की अस्थियां मजबूत होती है। वक्ष की ये अस्थियां उड़ने वाली पेशियों को जकड़े रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती है तथा पंखों के ऊपर नीचे करने में सहायक करती है। मछली का अगर देखें तो कागज की एक नाव बनाकर उसे पानी पर इस प्रकार रखिए कि उसका नुकीला भाग आगे की ओर रहे और इसे धीरे से धक्का दीजिए। यह जल पर आगे की ओर तेजी से जाती है। जब नाव को दोनों सिरों से पकड़कर इस प्रकार धक्का दीजिए कि वह चौड़ी ओर से जल में जाए। और क्या इस प्रकार नाव जल में सरलता से चल सकता है? तो क्या आपने ध्यान दिया है कि नाव की आकृति काफ़ी सीमा तक मछली जैसी है। मछली का सिर एक पूंछ जिसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला एवं नुकीला होता है। शरीर की ऐसी आकृति धारा रेखीय कहलाती है और इसकी विशेष आकृति के कारण जल इधर उधर बहकर निकल जाता है और मछली जल में सरलता से तैर सकती है। मछली का कंकाल दृढ़ पेशियों से ढका रहता है। तैरने की प्रक्रिया में शरीर का अग्रभाग एक ओर मुड़ जाता है तथा पूंछ विपरीत दिशा में जाती है। मछली का हम चित्र देखे हैं 8.24 में ये है। तो इसके अनुसार शरीर को मोड़ती है जो तीव्रता से उसकी पूंछ दूसरी दिशा में मुड़ जाती है। इससे एक झटका सा लगता है और मछली आगे की ओर चलती है। इस प्रकार के क्रमिक ताल से मछली आगे की ओर तैरती रहती है। पूंछ के पंख इस कार्य में इसकी सहायता करता है। मछली के शरीर पर और भी पंख होते हैं और जो तैरते समय जल में संतुलित बनाए रखने एवं दिशा निर्धारित में सहायता करती है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि गोताखोर अपने पैरों में इन पंखों की तरह के विशेष रित्र पहने हैं जो उन्हें जल में तैरने में सहायता करते हैं। तो देखते हैं सर्प कैसे चलते हैं। तो क्या आपने सांप को फिसलते हुए आगे बढ़ते हुए देखा है? क्या यह सीधा चलता है? सर्प एक मेरुदंड लंबा होता है। शरीर की पेशियां एक असंख्य होती है। वे परस्पर जुड़ी होती है चाहे वे दूर ही क्यों ना हो। पेशियां मेरुदंड पसलियों एवं त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़ती है। सर्प का शरीर अनेक वलय में मुड़ा होता है। इसी प्रकार सर्प का प्रत्येक वलय उसे आगे की ओर ढकेलता है। इसका शरीर अनेक वलय बनाता है और प्रत्येक वलय आगे की ओर धक्का देता है। इस कारण सर्प बहुत तेज गति से आगे की ओर चलता है परंतु सरल रेखा में नहीं चलता। हमने विभिन्न जंतुओं को गति प्रदान करने वाले अस्थियों एवं पेशियों के विषय में जानकारी प्राप्त की। पहेली एवं बूझों के पिटारे में विभिन्न जंतुओं की गतियों से संबंधित अनेक प्रश्न हैं।
इसमें एक पहेली बूझो दिए गए हैं जिनकी कहानी से समझाया जाता है। और इसी प्रकार आपके मस्तिष्क के अनेक प्रश्न उभर रहे होंगे। प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने अपनी पुस्तक गेट ऑफ एनिमल्स में स्वयं अपने आप से ऐसे अनेक प्रश्न पूछे थे। विभिन्न जंतुओं के शरीर में विभिन्न भाग क्यों होते हैं? यह विशेष अंग उन जंतुओं की विशेष गति में किस प्रकार सहायक होती है? विभिन्न जंतुओं के शारीरिक अंगों में क्या समानताएं एवं विभिन्नताएं हैं? विभिन्न जंतुओं को चलने के लिए कितने अंगों की आवश्यकता होती है? मनुष्य के 2 पैर तथा गाय और भैंस के 4 पैर क्यों है? बहुत से जंतु संपादित होते हैं क्यों? हमारे पैरों के मोड़ने का ढंग हमारे हाथों की तुलना में अलग क्यों है? और इतने अधिक प्रश्न संभवतः आपके क्रियाकलाप द्वारा हमने कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने का प्रयास भी किया है। हमें कुछ और प्रश्नों के उत्तर खोजने होंगे। देखते हैं बेहतर जीवन के लिए अगर हम देखें तो बेहतर जीवन के लिए योग्य देखें तो योग प्राचीन भारतीय परंपरा का एक अमूल उपहार है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया है। और योग व्यक्ति को स्वस्थ रखता है और यह मेरुदंड को सीधा रखने में मदद करता है, जिससे आप सीधे बैठते हैं और सीधे बैठते हैं, झुक कर नहीं। और योग की कई मुद्राएं ऐसी है जिससे आप स्वयं का वजन उठाते हैं और जिससे अस्थियां मजबूत होती है और ऑस्टियोपोरोसिस से बचाती है। यह जोड़ों के दर्द को कम करती है जो अधिकतर बुजुर्ग लोगों में देखा गया है। और इससे शरीर की सभी मांसपेशियां सक्रिय रहती है। इससे हृदय भी स्वस्थ रहता है, जिससे वह अधिक दक्षता में कार्य करता है। अब कुछ योग आसन ऐसे हैं जिसे एक प्रशिक्षण व्यक्ति की देखरेख में ही किया जाना चाहिए।